नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में जारी लोकसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के समय एनडीए का महाजुटान चर्चा का विषय बना हुआ है। एकनाथ शिंदे से लेकर चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी से लेकर अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ओपी राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद भी नामांकन के समय कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे। इसके साथ ही दो धड़ों में बटे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस भी प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। यानी काशी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस एकजुटता को बीजेपी की तरफ से विपक्षी एकता पर करारा जवाब माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि काशी में मोदी मोदी अब क्या करेंगे विरोधी। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान एनडीए का महाजुटान चर्चा का विषय बना हुआ है। तकरीबन 12 राज्यों से ज्यादा के मुख्यमंत्री, एनडीए के तमाम लीडर प्रधानमंत्री के नामांकन के समय मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में एनडीए ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। महाजुटान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे हैं। लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी नामांकन के समय मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन, जिसमें एनडीए ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। पूरे लाभो लश्कर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद थे। साथ ही एनडीए के तमाम दलों के लीडर्स भी प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने पहुंचे, जिसे एनडीए की तरफ से एकजुटता का संदेश भी माना जा रहा है। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए जाते रहे कि एनडीए कुनबा एकजुट नहीं है, जिसे एक अब बड़े संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन जरूर वाराणसी से भरा है, लेकिन जिस तरह से ये मेगा शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, माना जा रहा है कि न सिर्फ वाराणसी बल्कि कई सीटों पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और साथ ही एनडीए के महाजुटान को जिस तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई है, उससे विपक्षी दलों के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। जहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के पहले मेगा शो भी देश ने देखा, और उसके बाद नामांकन के समय जिस तरह से एनडीए ने महाजुटान कर विपक्षी दलों को करारा जवाब देने की कोशिश की है, उसके मायने क्या हैं, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक बघेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और डॉक्टर अन्नू प्रसाद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत डॉक्टर अन्नू मैं आपसे ही करने जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो माहौल टाइट कर दिया। सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार, और MH1 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जो कर्म किया होता है, जो कोई कार्य किया होता है, मुझे नहीं लगता उसको इतनी बैसाखियों का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। जो आज जिस तरह से बैसाखियों का सहारा जो बनारस में अपने ही संसदीय क्षेत्र में लिया गया, अलग अलग राज्यों के मंत्री और राज्य मंत्रियों को बुला के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो डरे हुए कि भाई हमने तो कोई काम किया ही नहीं, ना बीजेपी ने कोई काम किया। और मोदी जी ने जो जितने जोर शोर से नारा 2014 में लगातार दिया था, 2 करोड़ नौकरियों से लेके 15 लाख लोगों को देना, डिजिटल इंडिया बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना, और उन्होंने तो काशी को भी कहा था कि भाई हम माँ गंगा ने बुलाए, हम काशी साफ कर देंगे।
क्योटो बना दे, काशी को क्योटो बना देंगे, पोर्ट बना देंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, और इसमें से एक भी काम तो हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डर तो होगा ही कि हम कैसे जाए। तो उनको लगा कि भाई जब सभी लोग साथ चलेंगे तो थोड़ी हिम्मत मिलेगी, तो उसी हिम्मत को बरकरार करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, जिसको लोग कहते थे कि भाई वो खुद में अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अकेले भाजपा के लिए काफी है चुनाव लड़ने के लिए, और आज भाजपा के लोग भी कहते हैं कि भले ही चुनाव कोई भी लड़ रहा हो, चेहरा तो सब लोग मोदी जी का ही देखते हैं, मगर उसके बावजूद अपने ही संसदीय क्षेत्र में मोदी जी को इतने लोगों का सहारा लेके जाके नामांकन करना पड़ा। तो ये तो मुझे तो ये विपक्ष की बेचैनी है क्या डॉक्टर अन्नू? विपक्ष बेचैन हो गया क्या काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो देखकर? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें कोई बेचैन बात नहीं, क्योंकि सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, यहाँ तक की जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि बीजेपी ने कभी कोई काम किया ही नहीं अपने 10 के शासन में, अपने 10 साल के कार्य में उन्होंने एक काम ऐसा नहीं किया है जो 2014 के उनके मैनिफेस्टो को पूरा करता हो, 2019 के उनके जुमलों को पूरा करता हो। तो जैसी बात है, हम किस बात से डरेंगे? हमको आज भी कहता, जनता भी कह रही है कि 2024 की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की नहीं है। नहीं, कैसे मुकाबला होगा डॉक्टर अन्नू? सवाल इस बात को लेकर है ना कि जो तस्वीरें आज पूरे देश भर ने देखी है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष, मुकाबला कैसे करेंगे? कहाँ बटा हुआ विपक्ष है? वो आज एकदम अपने नामांकन में उन्होंने सबको इकट्ठा किया। हमको बहुत पहले ही से जगह जगह हर मंचों पे हमारे कार्यकर्ता से लेके सारे पदाधिकारी, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे बूथ स्तर पे, सभी लोग एक साथ होके शुरू से ही अपना काम कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनता को। और कोई हम कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष बटा है? माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव, चलिए इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक रिएक्शन सभी मेहमानों से हो जाएं, और फिर ये विपक्ष किस तरीके से बटा हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बघेल साहब, क्या शक्ति प्रदर्शन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का? अक्षय जी, देखिए, आपने एक बल का नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और जिस भी बॉडी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व ज्यादा होता है तो स्वतः ही उसके प्रति कई लोग आकर्षित होकर उधर की तरफ आ जाते हैं, और वही आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण नजर आ रहा है। कांग्रेस से लेकर सभी विपक्षी पार्टियों से लेकर जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में संकल्प से सिद्धि की यात्रा को और बढ़ रहे हैं, भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हुए हैं। और निश्चित आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नामांकन हुआ है उसमें 22 ऐसे गणमान्य लोग जो संकल्प से सिद्धि की यात्रा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के जो नारे को साकार करने का जो रूप देखना चाहते हैं, वो सारे लोग एकत्रित हुए और जनता से आह्वान किया, एक देश के लिए, एक समृद्ध देश के लिए, एक विकसित देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत अपना संग्रहित करें। और उससे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जैसे ही केंद्र के अंदर पुनः स्थापित होती है, उसके बाद जो विकसित भारत की जो यात्रा है उसको संकल्प के लेकर हम सिद्धि की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये शक्ति प्रदर्शन था। अक्षय जी, एक चीज, जिस प्रकार की बैसाखी का सहारा लेने की बात कर रही है अनु प्रसाद जी, इनसे एक बात पूछिए, क्या राहुल गांधी जी ने कौन सी बैसाखी का सहारा लिया था? अमेठी से जाके रायबरेली पहुंचना पड़ा। राहुल गांधी जी को ऐसी कौन सी बैसाखी का सहारा लिया था कि अमेठी से लेके वायनाड जाना पड़ा? राहुल गांधी जी को ऐसी कौन सी बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था जहां आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के साथ भी गठबंधन करना पड़ा, जो दिन रात एक दूसरे को गालियां देते थे? इनकी माता जी के खिलाफ बोला था कि इन्हें जेल में बंद कीजिए, इनको पिटवाइए। तो ये सब बताइए कांग्रेस ने किस किस प्रकार के भ्रष्टाचार किए हैं। जैसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी इनके साथ में आई और आज वो स्वतः मना कर रही है कि हम किसी गठबंधन के साथ नहीं है। नहीं, विपक्षी एकता पर भी बात होगी। अगर एनडीए की एकजुटता पर अगर सवाल हो रहे हैं ना, तो विपक्षी एकता पर भी सवाल बघेल साहब होंगे। और अपने दोस्त साथी और दूसरे के दोस्त बैसाखी, प्रोफेसर वर्मा साहब, एकजुटता का क्या संदेश देश में गया है? नामांकन का मौका भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जिसको मेगा शो का नाम भी दिया जा रहा है, इसका क्या संदेश आप देश भर में देख रहे हैं, खासतौर पर आगे आने वाले चरणों के मतदान में? धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, राजा का नामांकन था, तो जितनी राजा के गुलाम लोग हैं और राजा से जो डरते हैं,
वो सब पहुंचे थे कि राजा को यदि नाराज हो गया तो फतवा जारी हो जाएगा। तो वो लोग गए थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने 18 राज्यों में सरकार है इनके, 18 मुख्यमंत्रियों को बुलाए थे, तो मुख्यमंत्री 5-6 ही पहुंचे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इनके साथ। दूसरी बात, अब मोदी कर 4 चरणों में जो चुनाव बीता है और जिस हिसाब से इंडिया अलायंस के उसमें रैलियों जुट रही है और एकदम जन समूह अपार आ रहा है एकदम वो, तो अब मोदी जी करें तो क्या, इमेज भी तो बचाना है। मोदी जी तो कलाकार आदमी है, हर 5वें दिन एक नए गेटअप में नजर आते हैं। अभी कुछ दिन, अभी कल परसों अभी खाना बना रहे थे, क्या पकाने में मोदी जी नंबर 1 है, तो पका रहे थे वहां पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ये विपक्ष ने इतनी ज्यादा, जो मतलब 19 से ज्यादा जिसको कहते हैं, और यहाँ यूपी लग रहा था कि बीजेपी का अच्छा रहेगा, और यूपी में इतना बड़ा डेंट हो रहा है, तो मोदी जी एकदम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सच में डरे हुए हैं कि क्या होगा। नहीं, लेकिन अपने साथी और दूसरे के साथी बैसाखी। हाँ, ये तो कहने की बातें हैं। देखिए, जनता सब जानती है, जनता सब मुद्दों पे, और पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि जो मोदी जी का सोशल मीडिया का तिलिस्म, मोदी भाषण बड़े अच्छा देते हैं, मोदी जी झूठ बोलने में उनकी महारत है। तो अब लोग वो सब फालतू के बातों में ना आके अब जनता के मुद्दों पे बात हो रही है, और जनता इस पे वोट कर रही है कि आप बीजेपी ने आकर क्या कहा, बेरोजगारी का क्या हाल है, इंडिया की जीडीपी कहाँ है, इकोनॉमी में डॉलर और उसका रुपये का तुलना कर लीजिए, इकोनॉमी में बहुत पीछे हो रहे हैं, ह्यूमन इंडेक्स में आप सबसे निचले पायदानों पे आप टच कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि देश तरक्की हो रहा है? ये तो वही बात है कि आंख बंद कर लो कि भैया बालू में अपना सर झुका लो तो बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, वो वाली कहावत है ना। तो ऐसे थोड़ी होता है। इस देश में अभी भी जनता जो उसके डेली के मुद्दे हैं, उसके जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी ही बात पे वोट कर रहा है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की जीत है। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, मोदी जी यदि डरे नहीं होते तो श्याम रंगीला जो एक कॉमेडियन है उसका नामांकन रुकवा दिए। पिछली बार एक फौजी का नामांकन रुकवा दिए थे। अरे भाई, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। क्या आप मान रहे हो कि आप ही हो? और जिस हिसाब से राजा का जो एक लक्षण होता है ना, उस हिसाब से भैया कि मेरे सामने कोई नहीं, तो लोकतंत्र बोलिए ना कि आप लोकतंत्र में नहीं है, विश्वास नहीं। लोकतंत्र में रजवाड़े तो चले गए ना प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा साहब। आप अभी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं, कर रहे हैं आप भी अभी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं कि आपको लग रहा है कि देश में राजशाही चल रही है और देश में राजा का प्रावधान आज भी है। राजा टाइप का व्यवहार जो कर रहा है वो राजशाही के जो मॉडल से बंधे हुए हैं, वो जो मोदी जी का ये अरे भाई, आप श्याम रंगीला जैसे आदमी को क्यों नहीं नामांकन करने दिए? आप चुनाव आयोग कहां से हो गया? जो आपको श्याम रंगीला जैसे युवकों में आपको ज्यादा कुव्वत दिखाई देती है? आपको नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना था तो विपक्षी दलों को हिम्मत दिखानी चाहिए थी? अखिलेश यादव उनके सामने चुनावी मैदान में होते, राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरती। क्या आपको भी लगता है कि श्याम रंगीला जैसे लोग मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हैं? क्यों? मोदी जी का रिक्शा वाले से भी डरते हैं क्या? लोकतंत्र में कोई किसके खिलाफ नहीं लड़ सकता क्या? बिल्कुल लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। लेकिन जो विपक्ष के धुरंधर हैं, विपक्ष के धुरंधर हिम्मत नहीं जुटा पाए। वर्मा जी अब सुनिए, तो आप बिल्कुल विपक्ष जहां पे उसको लड़ना था, जिस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, अरे विपक्ष को चुनाव लड़ना था, आपस में थोड़ा ही लड़ना था। डॉक्टर अन्नू प्रसाद जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कहती हैं? अरे कहते तो इनके यहां भी है, आप समझिए। ठीक है, आप जब पीडीए से गठबंधन का जम्मू, मैं वर्मा साहब आऊंगा आपके पास, अभी लंबी डिबेट चलेगी, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन डॉक्टर अन्नू, विपक्षी एकता की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस वक्त ये इंडिया ब्लॉक बन रहा था उस वक्त तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, एक एक करके साथी आपके छूटते गए, और मौजूदा वक्त में भी जिस तरह की तकरार आए दिन देखने को मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की तरफ से गठबंधन टूटा ना, अभिषेक बनर्जी ने बोला कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है। अब आपके सवाल पूरे हो गए तो मैं जवाब दूं जी। अभी मैं आपके सवाल पे भी आऊंगी, मगर अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने गुरुत्वाकर्षण जैसी एक बल की बात की थी, तो मैं तो यही कहूंगी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वो सभी जगह एक बराबर होता है।
तो जरा इनसे, बीजेपी से और बीजेपी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से पूछिए कि मोदी जी का गुरुत्वाकर्षण बल दक्षिण भारत में क्यों नहीं चल पाता है। वहां पे ऐसा क्या आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है कि वहां पे अभी भी बीजेपी अपना न तो अच्छा खासा बहुमत लगा पाई, न तो जनता के बीच में अपना गुरुत्वाकर्षण बल दिखा पाई। और अभी आपने किसी शाम उनकी बात की कि आपको ऐसे लोगों में कुबत ज्यादा दिखाई देता है, तो क्या मंडी से जो कंगना रावत को जो टिकट दे रहे हैं, आपको लगता है कि उनके अंदर इतना कुबत है कि वो सांसद बन जाएंगी? अरे कुबत की बात होनी ही नहीं चाहिए, ये तो लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। मगर दिक्कत वहां होती है कि जब उसको लड़ने से रोका जाए। कुबत की यहाँ भी कोई बात नहीं की गई है। एक रिक्शा वाली लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, आपको डॉक्टर अनु सुनिए ना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती सुनिए ना, डॉक्टर अनु सुनिए ना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती और ये तमाम बातें सुनने में, कहने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात चुनावी मुकाबले की आती, सुन तो लीजिए, आपको नहीं लगता कि कम से कम आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक ताली तो बनती है कि कम से कम पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की उन्होंने हिम्मत जुटाई थी, भले ही नतीजा जो भी रहा हो। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष किसी बड़े नेता को मुकाबला करना चाहिए था, या सरेंडर मार दिया? नहीं, देखिए, मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है, मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष भाजपा के खिलाफ कौन खड़ा है, बात यह है कि मुद्दों की बातें कौन कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आप भी इस देश की एक नागरिक है, एक वोटर है, मैं भी इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और एक वोटर हूं। पूरी जान दीजिए, आपको क्या मुद्दा लगता है? नहीं, आपको बेसिक मुद्दा क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कि आपको मुद्दा ये लगता है कि 10 सालों में बीजेपी ने किया क्या है, रोजगार कितना दिया है, कि लाख कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने किसानों को कर्ज माफी कर दिया, कितनी महिलाओं ये को भरोसा जनता पर क्यों? दिया? डॉक्टर अनु प्रसाद जी, अरे नाराज मत होइए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये भरोसा जनता पे क्यों नहीं आप लोग जता पा रहे हैं? ये भरोसा तो जनता पर आपको किसने कहा? नहीं, आपने रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली कि आपने 4 जून का आपने फैसला सुना दिया कि आप जनता में। अरे मैं तो 2014 के बाद 2019 के इलेक्शन की भी बात कर रहा हूं, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उनके नतीजों की भी बात कर रहा हूं ना, कि यानी कि आप जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए। मैं आपको इसका भी सवाल दे देती हूँ। आप जो 2014-2019 की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने राज्यों से चुनाव लड़े थे और कितनी बार हारे थे वो? आप बताइए, आप तो पत्रकार है, आपको अच्छे से बखूबी पता होगा। तो क्या उन्होंने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया? नहीं, तो आप लोगों ने फिर इसका मतलब ये तय कर लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे तो हम भी हारेंगे, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। आप पहले सुन तो लीजिए, आप मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। आप अपने हिसाब से बीजेपी की तरफ से क्वेश्चन कर लीजिए, बीजेपी की तरफ से जब सवाल करूंगा, जब तीखे सवाल होते हैं तो बुरा लगता है, मैं समझता हूं। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एकजुटता, और आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। मैडम आप ही सबसे ज्यादा अब तक बोली है, डॉक्टर अनु, अटल बिहारी डॉक्टर अनु अब तक सबसे ज्यादा आप ही बोली है। छोड़ दिए थे, या वो आज की तारीख में हम खुद मानते हैं, विपक्ष में, मगर हम भी ये मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके जैसा प्रधानमंत्री, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्रियों में से उनकी गिनती होती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि इंसान एक बार हारेगा तो वो फिर लड़ाई लड़ेगा, मगर कोई ये नहीं कह सकता जो 2014 में जीतता है, 2019 में जीतता है, वो 2024 में भी जीतेगा। ठीक है, लेकिन देश में कहावत है ना, पूछ के पांव पालने में दिखाई देते हैं, ना वो पालना दिखाई दे रहा है, ना वो पांव दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सवाल तो उठेंगे। एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं दीपक बघेल साहब आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैडम, आप ज्यादा वक्त बता नहीं, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, 4 चरण के, माफ कीजिएगा, हो चुके हैं मतदान, 3 के और बाकी हैं, है ना। लेकिन बघेल साहब, सवाल इस बात को लेकर कि जो प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर अन्नू कह रही हैं कि देश में जो डराने धमकाने की जो परंपरा की शुरुआत कर दी गई है मौजूदा बीजेपी की सरकार में, ये तमाम चीजें हैं जो लोकतंत्र की हत्या का इशारा करती हैं। वो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि फौज फाटे की जरूरत क्या है, अगर उन्हें चुनाव से डर नहीं लग रहा है तो साधारण तरीके से जाते नामांकन करने। बघेल साहब, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है,
चलिए जब तक हम एक ब्रेक के लिए जी रुक जी जाते जी जी हैं। जी अक्षय जी, माफी चाहूंगा। जी जी, अपनी बात पूरी म्यूट हो कीजिए। गया था। जी जी, डॉक्टर अनूप प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात करी थी। देश में डराने और धमकाने का काम किस सरकार के अंदर हुआ था? कौन था जो इलेक्शनों से बाद 6 साल का उसका प्रतिबंध लगा था, तो उसने देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया था? अनूप प्रसाद जी शायद भूल गई हैं, उनको जानकारी कम है। डॉक्टर लगा लिया, पर डॉक्टर की असली अहमियत नहीं पता उन्हें। रिसर्च किए होते तो आपको पता होगा। नहीं, डॉक्टर मैंने नहीं लगाया, ये उपाधि मुझे पढ़ाई से मिली है। मैंने खुद से डॉक्टर नहीं लगाया, ये उपाधि मुझे पढ़ाई से मिली है। नहीं, आप मेरी उपाधि को उंगली नहीं उठा सकते ना, आप मेरी उपाधि को उंगली नहीं उठा सकते, आप मेरी उपाधि को उंगली नहीं उठा सकते। आपके बलबूते मुझे डॉक्टर की उपाधि नहीं मिली है। ठीक है डॉक्टर अनु, आपके उन्हें सुन बलबूते लीजिए, डॉक्टर की उन्हें सुन उपाधि लीजिए, नहीं फिर मिली आप। है। ना तो मैं चाहे देश की या डॉक्टरी की हूँ, ना तो मैंने पहली बार होकर डॉक्टरी की है, मैंने अपने बलबूते पे डॉक्टरी की है। आई बात समझ में? आप अपनी बात रखिए, आप मेरी उपाधि पे मत आइए। अभी मेरी उपाधि नहीं डॉक्टर अनु, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी ना, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। अब उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा अवसर दूंगा, प्रॉमिस। बघेल साहब, दिक्कत यह है कि इनको एक विशेष दृष्टि दोष है, और जिसके कारण से ये दोनों पीड़ित हैं। देश के अंदर से जो शहजादे और राजाओं की परंपरा चली गई, पर कुछ राज दरबारी रह गए, जो राज दरबारों का अलाप राग रहे। और मुझे लगता है कि उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई गुलामी नजर आती है, क्योंकि जी है तो वो गुलामी इनको नजर आई है। ऐसा है ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको गुलामी करने की आदत होती है, अंधभक्ति उनकी अंदर होती है। जिनको शिक्षा नहीं होती है, जो किसी कारणवश शिक्षा नहीं ग्रहण किए होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको जब चीजों को, जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात ठीक है डॉक्टर अनु, ठीक है, बीच में इंसर्ट मत कीजिए, मैं आऊंगा। भूल गए कि यही भारत के अंदर दक्षिण भारत है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल मोदी जी का चल नहीं पाता है। तो ये अज्ञानता की निशानी का जवाब ने गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। गुरुत्वाकर्षण बल उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए क्या हो जाता है, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ने का दम भरने वाली तमाम पार्टियों की तरफ से जब यह कहा जाता है कि भाई हमारे साथी और दूसरे के साथी बैसाखी, तब सवाल उठता है कि क्या किसी बात की बेचैनी है, क्या किसी बात की खीज है? क्योंकि हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में मेगा शो की। इस मेगा शो के जरिए आखिर क्या संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामांकन की, जिसमें एनडीए का महाजुटान देखने को मिला है। इसका क्या संदेश देने की कोशिश की गई और प्रधानमंत्री के इस मेगा शो के जरिए क्या संदेश देने का प्रयास किया गया, इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं प्रोफेसर वर्मा साहब आपके पास आऊंगा। वाराणसी में आपको लग रहा है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा, या फिर विपक्ष की तरफ से सिर्फ रस्म अदायगी की जा रही है चुनाव लड़ने की? जी देखिए, इस बार दिलचस्प तो केवल बनारस में नहीं, पूरे देश में हो रहा। आप यदि इसको सीरियस नोट पे ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस बार मोदी जी खुद इस चीज को समझ रहे हैं कि हालत खराब है। बीजेपी भी समझ रही है, और जितने भी जिस हिसाब से गठबंधन ने कैंपेन कर रही है अपना, और गठबंधन के साथ लोग जोड़ रहे हैं, खासतौर से चुनावी मुद्दों को। एक मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारत की जनता मुद्दों पे यदि इलेक्शन लड़ रही है तो देश के लिए अच्छा है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, और कोई पार्टी जीतती है कोई हारती है, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र बचा रहे, इस देश में संविधान बचा रहे, ये ज्यादा जरूरी बात। संविधान खतरे में क्यों आपको दिख रहा है? अब संविधान खतरे में क्यों नहीं दिख रहा है, ये बताइए पहले। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने बताया ना कि संविधान को खतरा है, क्यों दिख रहा है? तो मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। संविधान में भी संविधान एक स्ट्रक्चर है कि रूल इस देश के लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ है वो कैसे चलेगा, उसका कुछ नियम है, जिसके लिए संविधान है, सबके लिए समान विधान है। इस देश में कुछ चीजें संस्थाएं बनाई गई, उनको कहा जाता है वो निष्पक्ष होके भारतीय संविधान का शपथ निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को उन संस्थाओं के द्वारा जबरदस्ती किसी ना किसी ढंग से ईडी, सीडी, सीबीआई, आईबी उससे प्रताड़ित कर रहा है। की बात
सबसे बड़ी जो दूसरी एक संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाएं बनी थी, हाँ, उन पे आपका हस्तक्षेप और आक्रमण हो रहा है और अपनी विचारधारा जबरदस्ती थोप रहे हैं आप, जबकि इसके पहले कभी ऐसा ना हुआ। तीसरी बात, इस देश के जो निर्माण है, जो संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं थी, जो पब्लिक सेक्टर थे, उसको आप प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी इस देश का दुर्भाग्य है। और किसके लिए? उसमें जनता का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। आपने कहा मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में पहनाऊंगा, इसके बाद 1 महीने बाद उसका टिकट देख लीजिए, 3,000 का टिकट आज 10,000 का मिल रहा है। हवाई, उसको तो अब तो हवाई जहाज देखना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो मिडिल क्लास एक चढ़ लेता था। इसी तरह से जितने भी संस्थान सरकारी है, रेलवे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला एक सेक्टर था, आपने उसको बेच दिया। आपने बोर्ड बेच दी, आपने सब कुछ। इस देश के संस्थान आप क्यों बेच रहे हैं? आपने एक भी नया नहीं संस्थान खरीदे किसने? हाँ, प्रोफेसर वर्मा, किसने खरीदे? देश के संस्थान किसने खरीद लिए? किसने खरीदे? इस देश के प्राइवेट सेक्टर ने खरीदे, जिसपे जनता का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने नियम लागू करेगा। ये निष्पक्षता का पैमाना आपके हिसाब से क्या है कि ईडी सीबीआई क्या मतलब सबसे पहले जो सत्ता पक्ष है उसके 2-4 नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दे, तब विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करे? सरकार सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, न्यूट्रल रहे ऐसी संस्थाएं, इसलिए बनी थी संस्थाएं। नहीं तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है कि न्यूट्रल आपको लगे? मैंने एक गलती की, मुझे आपने सजा दे दी। आपने कहा कानून की बात है। आप दूसरा गलती किया, अरे कुछ नहीं, कुछ सरकार का आदमी, ठीक है। इस तरह की जब भेदभाव होने लगते हैं और सरकार जब कोई 2-4 नाम आपके जहन में रेलवे क्यों बेचा? कोई 2-4 नाम ऐसे आपके जहन में प्रोफेसर वर्मा हो किसको नहीं कि जिनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया हो, या जिनको आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री में आकर धुल गए, उनके खिलाफ केस बंद कर दिए गए? कुछ 2-4 एग्जाम्पल जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके मुख्यमंत्री बनने से पहले लगभग 50 से ज्यादा 60-67 केस थे, ठीक है, वो सब वापस ले लिए। कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने केस वापस नहीं ले सकता है, ठीक है, नियम यही कहता है। दूसरी बात, आपने जितने विपक्ष के बड़े नेता, हेमंत सोरेन को क्या गुनाह किया था उन्होंने? उनको जेल भेज दिया। जिन पर आतंक के आरोप हो उनको सलाखों के पीछे से निकाल देना चाहिए, ये परंपरा ठीक थी उत्तर प्रदेश में, जिस यूपी का जिक्र आप कर रहे हैं। आतंक क्या बोल रहे हैं आप भाई? अरे सर मैं आपसे, मैं हेलीकॉप्टर से किस तरह से लाया जाता था ये भूल जाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग? किसको? समाजवादी पार्टी के शासन में किसको ले गया? कौन आतंकवादी हो गया था? सिमी के आतंकी जो पकड़े गए थे, जिन पर आरोप थे कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके मुकदमे वापस लिए गए थे कि नहीं? पकड़ी गई थी। सुनिए, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। आतंकवाद में प्रज्ञा ठाकुर पकड़ी गई थी। कर्नल जो वहां का महाराष्ट्र का था वो पकड़ा गया। कोर्ट के निर्देश पर बाहर आई ना? पुलवामा हुआ, कोर्ट के निर्देश पर बाहर आई ना? जांच क्यों नहीं हुई? आप चले, हम मुद्दे से प्रोफेसर वर्मा भटकते नहीं है, हम इसी पर बात कर रहे हैं, एकजुटता की, है ना? एकजुटता की बात कर रहे हैं कि 2 गठबंधन है, एक तरफ एकजुटता देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ बिखराव। अब अखिलेश यादव, डॉक्टर अन्नू प्रसाद जी, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अमेठी रायबरेली में जाकर इस तरह से आप लोग प्रचार कीजिए जैसे हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक यह स्थिति नहीं थी क्या? बिल्कुल। डॉक्टर अन्नू, गठबंधन है, गठबंधन में ठीक है। वर्मा साहब आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अन्नू जी, देखिए, पहली बात कि समय समय पे सभी लोग अपने लोगों को बताते रहते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि इससे पहले ऐसा काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इससे पहले भी एक साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, जिले स्तर पे एक साथ काम कर रहे थे। और आज भी अब अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि आप सभी लोग रायबरेली, अमेठी में जाके ऐसे चुनाव लड़े जैसे आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या ये इस चीज का ये कहीं मिल गया कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग वहां पे लगे नहीं थे? तब भी लगे थे। अगर उनका काम है भाई, तो ये कहना क्यों पड़ा? है तो जाहिर सी बात है। नहीं डॉक्टर अन्नू, कहना क्यों पड़ा? नहीं, एक बात बताइए, आपने क्या कहते हैं, अमित शाह जी की एक रैली सुनी थी जहां पे उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने ये कहा था कि आप लोग मुझे वोट कर दीजिए आने वाले 3 दिसंबर को, और हम आपको जाके अयोध्या का दर्शन कराएंगे। आपको वो क्लिप, आपको ध्यान है कि नहीं है? मुझे लगता है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने ये बात। नहीं, बिल्कुल है, मुझे ये भी ध्यान है कि आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तब कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो नहीं हटी, ये भूल गई क्या आप भी? कौन सी पार्टी?
आपकी सरकार कांग्रेस की आप बात कर केंद्र रहे में हैं। कितने वर्षों नहीं, तक आप रही है? चलिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? चलिए आप गरीबी हटाने की बात करते हैं। आप जितने भी प्राइवेट की जितने भी बैठ के बीजेपी सारे जो सेक्टर्स बेच रही है, जो सरकारी सेक्टर बेच रही है, आपको क्या लगता है ये बीजेपी ने लाके दिया था भारत की जनता को? जो एम्स, आईआईटी जैसे ये स्टील उद्योग जैसे चीजें, जो इतने सारे डैम बनाए गए, जो हरित क्रांति से लेकर दूध क्रांति से लेकर किसानों के लिए जो मैं तो काम सीधी किया सी बात गया, जानना चाह रहा जो हूँ इतनी कि सारी ये जनता का इंडस्ट्री भरोसा बनाए खो गए, क्यों गया? तो ये डॉक्टर अन्नू, कांग्रेस ने ठीक है, किया था। और आपको ये क्या तमाम लगता है बातें कि कांग्रेस पूर्व की सरकारों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर अन्नू, डॉक्टर अन्नू, पूर्व की सरकारों के कामकाज को भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, ये बात भी सत्य है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनता पर विश्वास आप लोग नहीं जमा पा रहे हैं? तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना फिर। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि जब सुनहरे सपने किसी को दिखाए जाते हैं ना, 2014 में आपने वो सुनहरे सपने देखे थे कि सुने थे कि नहीं सुने थे? 15 लाख एक बैग आपके पास आ जाएगा, हम 2 करोड़ नौकरियां देना शुरू कर देंगे, हम स्मार्ट सिटी दे देंगे, हम डिजिटल इंडिया दे देंगे, हम काशी जैसे शहर को हम क्योटो बना देंगे। तो ये जो सुनहरे सपने जो दिखाए गए ना, तो जनता इन सपनों में थोड़ी सी खो गई। मगर ये नहीं आप दावा कर सकते कि जनता बार बार उन्हीं सपनों में खोएगी, क्योंकि हकीकत अब जनता भी समझ ठीक है, रही दीपक बघेल ना। साहब, तो 15 वो लाख कह रहे हैं कि किसी को मिला, शब्दभाग ना दिखाकर किसी को एक बार नौकरी दो मिला। बार सत्ता तो हासिल आप लोगों ने कर ली, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाली, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, जनता बिल्कुल झांसे में नहीं आने वाली। खटाखट टकाटक मशीन के झांसे में नहीं आने वाली। जो लोग 55 साल के अंदर गरीबी नहीं मिटा पाए, वो आज क्या मिटाएंगे? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। 1% लोग तो अपनी गरीबी से भी बाहर आ चुके हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की यात्रा है, और संकल्प की यात्रा में गरीबों को भी हक अधिकार देने का काम किया हमने। उनको घर देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, बिजली नल से जल देने का काम किया, उनके घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। वो भी सोचिए, देश की आजादी के 75 वर्षों बाद सोचिए, ये कांग्रेस 75 वर्षों तक ये करने में फेल रही। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी कह रहे थे, अरे ये संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। साथ सीबीआई को क्या बोले थे सुप्रीम कोर्ट? तोता है ये किसकी सरकार के अंदर बोला? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर बोला। तो वो तोता हमारी सरकार के अंदर हुई क्या? किस प्रकार से डराने धमकाने का खेल होता था, राजेंद्र जी शायद आप भूल गए। यही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लगातार केस डाले थे। चारा घोटाले में हम डाले थे क्या? कांग्रेस पार्टी की सरकार। भाई साहब, अमित शाह जी की रैली में अभी कल एक रिपोर्टर को पीटा गया, आपको पता है कि नहीं पता है? आज कल ही अमित शाह जी की रैली में रिपोर्टर को पीट दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिपोर्टर हकीकत दिखा रहा था अमित शाह जी की रैली का। चलिए ठीक है, अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। एक बड़े संक्षेप में एक रिएक्शन में प्रोफेसर वर्मा से जरूर लूंगा। ठीक है डॉक्टर अन्नू ठीक, अन्नू जी ठीक है, अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। बघेल साहब, मैं एक रिएक्शन प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा साहब का और लेना चाह रहा हूं, क्योंकि इस चर्चा को लाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये था कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। जो एकजुटता की बात है, आप कह रहे हैं कि डरा धमका कर ले आए अपने साथ में, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है इसमें आपको लग रहा है कि वाकई में एकजुटता है? बंगाल में टूट गया और बाकी जगहों पर क्या स्थिति है? जो तालमेल दिखना चाहिए, क्या वो आपको दिखाई दिया? हाँ, मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत यदि इधर उधर लोग जा रहे हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग जो आपने अभी इन्होंने कहा कि संविधान कैसे खतरे में है। भाई साहब, यदि कांग्रेस ने गड़बड़ की थी तो जनता ने उसको किनारे कर दिया था। ठीक है, आप इसके लिए नहीं आए थे जनता में कि उससे ज्यादा गड़बड़ी करेंगे। कांग्रेस में चोरी हो रही थी तो जनता ने इसलिए नहीं भेजा था कि आप डकैती शुरू कर दें। जनता ने, कांग्रेस ने कुछ गलती की थी तो उसके लिए नहीं आपको भेजा था कि आप पूरा चोरों को छोड़ना शुरू कर दें। ठीक है, आपने चोरों को, आपने आतंकवादियों को छोड़ा, आपने चोरों का छोड़ा। सुनिए पहले, आप पहले फैक्ट पे आ कीजिए। गुजरात के बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बता दीजिए ना। गुजरात के बिल्किस बानो के रेपिस्टों को तो आप उनकी सरकार में माला बनाया जाता है। आप क्या बात करते हैं? उन लोगों को रेपिस्टों को तो माला बना देकर टीका तिलक किया जाता है, उनको तो आप नहीं बोल रहे भाई। उसका भी जवाब दे दो ना। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को क्या किया गया, उनका भी जवाब दे दो। चलिए, कुल मिलाकर ये हाल हो जाता है। अब जैसे प्रोफेसर वर्मा साहब कह रहे थे, अब तो परीक्षा के नतीजों की घड़ी है।
4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 3 चरण का मतदान बाकी है और उसके बाद अब तो रिजल्ट आना है। किसने परीक्षा की कॉपी में कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और वो उत्तर सही दिए हैं, इसका आकलन तो जनता सूझबूझ के साथ करेगी। और राजनीतिक दल तो कह रहे हैं ना कि घोड़ा दूर ना मैदान, 4 जून नजदीक है और ये पता चल जाएगा कि जनादेश किस पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।